हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जी के जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों, आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की क्लास नंबर 5 पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर संघ और उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, यहाँ तक पढ़ेंगे। मौलिक अधिकारों को हम जो है वो कल देखेंगे, ठीक है दोस्तों। इससे पहले हमने 4 क्लास जो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है उपलब्ध करा दिए, तो आप जो है उसको आराम से देख लेना और पढ़ लेना, ठीक है दोस्तों। चलो शुरुआत करते हैं। संघ और उसका राज्य क्षेत्र। दोस्तों, संघ जो संपूर्ण भारत है उसको बोला गया है संघ, और उसके कौन कौन से राज्य क्षेत्र हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। भारत राज्यों का संघ है, जिसमें 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश सम्मिलित हैं, ठीक है दोस्तों। भारत को केवल राज्यों का संघ बताया गया अनुच्छेद नंबर 1 में। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, अनुच्छेद नंबर 1। राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में निर्देशित होंगे। मतलब जो 28 राज्य वर्तमान में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वो सभी पहली अनुसूची के अंदर में निर्दिष्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बात न करते हैं हम। भारत के राज्य क्षेत्र में अर्जित किए गए अन्य राज्य क्षेत्र समाविष्ट होंगे। भारत के राज्य क्षेत्र में जो अन्य जो राज्य हम समाविष्ट करेंगे उसको भी जो है इसी के अंदर सम्मिलित किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलो हम अनुच्छेद नंबर 2 पढ़ते हैं। भारत की संसद को विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है दोस्तों। भारत की संसद को कानून बना के कुछ निबंधनों और शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या उसकी स्थापना की गई है। जैसे दोस्तों बात कर लेते हैं सिक्किम, गोवा, इन सबको जो है वो स्वतंत्रता के बाद में शामिल किया गया भारत के संघ में। तो उनकी कुछ शर्तें थी, उन शर्तों के आधार पर जो है उनको सम्मिलित किया गया। तो ये अधिकार किसके पास है? ये अधिकार है संसद के पास, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकते। जैसा हमने बताया हमने कि जो जैसे तेलंगाना राज्य बना, शुरुआत में जो है वो भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। तो इनको क्या है कि इनकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और इनके नामों में परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है। ये पूरा का पूरा अधिकार भारत की जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों को मिला के जो है वो संसद का निर्माण होता है। तो ये संसद जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में बहुमत पास करा के और फिर राष्ट्रपति से सिग्नेचर करवाने के बाद में जो है इसे कानून बना के ऐसा कर सकती है। ये प्रावधान है किसमें? अनुच्छेद नंबर 3 के अंदर। चलो दोस्तों हम बात कर लेते हैं भारतीय नागरिकता भाग नंबर 2, अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। दोस्तों भारत के अंदर क्या है? एकल नागरिकता का प्रावधान, जिस प्रकार ब्रिटेन के अंदर है। और मैं आपको बता दूं, अमेरिका जैसे ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। यानी कि आप अगर भारत के नागरिक हो तो आप भारत के नागरिक भी रह सकते हो और अमेरिका में जाके अमेरिका के नागरिक भी बन सकते हो। ऐसा प्रावधान कहाँ पे है? अमेरिका में। जबकि इंडिया में क्या प्रावधान है? अगर यदि आप भारतीय हो, आप अमेरिका में जाके रहने लग गए और वहाँ की नागरिकता ले लिया आपने, तो फिर क्या है कि भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी। सेम ऐसा ही नियम जो है वो ब्रिटेन के अंदर है और कई लगभग जो है 90% देशों के अंदर यही नियम है विश्व के अंदर, ठीक है। तो भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न में से किसी एक आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। इसमें कौन कौन सी शर्तें हैं उसको तो हम जो है आगे पढ़ेंगे। 1 नंबर पर है जन्म से। प्रत्येक व्यक्ति जिसका जन्म संविधान लागू होने अर्थात 26 जनवरी 1950 को या उसके पश्चात हुआ है,
भारत में हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा। अपवाद स्वरूप राजनयिकों के बच्चे, विदेशियों के बच्चे। दोस्तों इसमें लिखा क्या है कि जो स्वतंत्रता के पश्चात जो है वो जन्म हुआ है ना जिसका, वो भारतीय नागरिक होगा। ठीक है, यानी कि संविधान लागू होने के बाद में जिनका जन्म हुआ है वो भारतीय नागरिक होगा। इसमें जो है अपवाद स्वरूप क्या है, एक तो है राजनयिकों के बच्चे, क्योंकि राजनयिक विदेशों में रहते हैं और उनके बच्चे भी जो है विदेशों में ही उनके साथ रहते हैं, तो उनके बच्चों को भी भारत की नागरिकता मिलेगी। और जो विदेशियों के जन्मे बच्चे, उनको भी जो है भारत की नागरिकता मिलेगी। ठीक है, अब 2 नंबर पर है वंश परंपरा द्वारा नागरिकता। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 के पश्चात जन्म लेने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके जन्म के समय उसके माता पिता से कोई भारत का नागरिक हो। तब उसके माता या पिता से जो है वो कोई भारत का नागरिक हो, तब वह जो है वो भारत का नागरिक माना जाएगा। इसमें एक नोट करके, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है नोट, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्म लेने वाले बच्चे को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया। ठीक है, पहले केवल पिता के आधार पर ही बच्चों को देश की नागरिकता मिलती थी, लेकिन इसके अंदर संशोधन किया गया 1992 में द्वारा, और जो है वो इसके अंदर अब माता के आधार पर भी जो है वो नागरिकता मिल सकती है। अब 3 नंबर पर है देशीकरण द्वारा नागरिकता। भारत सरकार से देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। ठीक है दोस्तों, देशीकरण का मतलब समझ रहे हो ना आप। अगर आप दूसरे देशों में रह रहे हो तो उस समय आप भारत सरकार से एक प्रमाण पत्र प्राप्त कर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हो। 4 नंबर पर है पंजीकरण द्वारा नागरिकता। निम्नलिखित में से आने वाले लोग पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ए नंबर पर है वे व्यक्ति जो पंजीकरण अर्थात प्रार्थना पत्र देने की तिथि से 6 माह पूर्व भारत से में रह रहे हो। ठीक है, दूसरा नंबर पर है वे भारतीय जो अविभाज्य भारत से बाहर किसी देश में निवास कर रहे हो। ये भी समझ गए ना आप। अब आगे चलते हैं। वे स्त्रियां जो भारतीयों से विवाह कर चुकी हो या भविष्य में विवाह करेगी, उनको भी जो है वो भारतीय नागरिकता मिल सकती है। और भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे राष्ट्रमंडलीय के देशों के नागरिक जो भारत में रहते हो या भारत सरकार की नौकरी कर रहे हो, आवेदन पत्र देकर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, भूमि विस्तार द्वारा यदि किसी नए भूभाग को भारत में शामिल किया गया है तो उस क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों को स्वतः उसे भारत की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये भी हो गया आपका कंप्लीट। अब भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, इसके बारे में हम देख लेते हैं। इस अधिनियम के आधार पर भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 ईस्वी में निम्न संशोधन किए गए हैं। अब भारत में जन्म केवल उन व्यक्तियों को ही नागरिकता प्रदान की जाएगी जिनके माता पिता में से एक भारत का नागरिक हो। 2 नंबर पर है जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम 5 वर्ष तक निवास करना होगा। पहले यह अवधि 6 माह थी। देशीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता तभी प्रदान की जाएगी जबकि संबंधित व्यक्ति को कम से कम 10 वर्षों तक भारत में रह चुका हो। पहले यह अवधि केवल 5 वर्ष थी। नागरिकता संशोधन अधिनियम
86 ईस्वी जम्मू कश्मीर व असम सहित भारत के सभी राज्यों पर लागू होगा। अब है नागरिकता का अंत। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न प्रकार हो सकता है। नागरिकता का परित्याग करने से, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेने पर, जम्मू कश्मीर राज्य के विधानमंडल को निम्न विषयों के संबंध में राज्य में अस्थायी रूप से निवास करने वाले व्यक्तियों को अधिकार तथा विशेषाधिकार प्रदान करने के लिए विशेष शक्ति दी गई। देखो दोस्तों, अब ये जो है ना, ये नियम इसको जो है हटा दिया गया। अब जैसे पूरे देश के अंदर है वैसी स्थिति वहां पे है। तो ये उस टाइम दी गई थी जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर था। अब इसको जो है वर्तमान में हटा दिया गया। तो ये याद रखना आप, राज्य के अधीन नियोजन के संबंध में, ठीक है, राज्य के अधीन के नियोजन के संबंध में और राज्य में अचल संपत्ति के अर्जन के संबंध में, तो इन तमाम मामलों में भारतीय नागरिकता का अंत हो सकता है। और एक और है इसमें 3 नंबर पे है, राज्य में स्थायी रूप से बस जाने के संबंध में, ठीक है, छात्रवृत्तियां अथवा इसी प्रकार की सहायता जो राज्य सरकार द्वारा प्रदान करे। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गया आपको कंप्लीट।